नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि आखिर नेपाल में राजशाही की स्थापना के लिए क्यों आंदोलन होने लगे, क्यों बड़े पैमाने पे वहाँ पर अराजकता मची है और लोग क्यों लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया लोकतंत्र की तरफ बढ़ रही है। लेकिन नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लोकतंत्र को खत्म करके राजशाही को बहाल करने की मांग चल रही है। देखिए, नेपाल की अगर हम गहराई से बात करें तो नेपाल में लंबे समय तक राजशाही का शासन रहा है। लेकिन अगर हम पिछली सदी के आखिर के दशकों को देखें तो राजशाही के खिलाफ वहाँ पर बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए हैं। उन आंदोलनों का नतीजा ये हुआ है कि 2008 में राजशाही को खत्म करने के बाद वहाँ पर लोकतंत्र को लागू कर दिया गया। इससे एक फर्क ये भी आया कि नेपाल जो राजशाही के कार्यकाल में एक हिंदू राष्ट्र था, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया था 2008 में लोकतंत्र के लागू होते ही। इस पर भी तब दुनिया में काफ़ी प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन दुनिया ने नेपाल के लोकतंत्र बनने का स्वागत किया था, क्योंकि दुनिया लोकतंत्र की तरफ ही बढ़ रही है। जहाँ जहाँ भी कुछ जगहों पर राजशाही बची है, वो लोग भी लोकतंत्र की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसे में नेपाल के इस कदम का, नेपाल में लोकतंत्र को लागू करने का पूरी दुनिया में स्वागत हुआ था। लेकिन 2008 से और 2025 तक के वक्फे को देखें, इस समय को देखें, तो वो बताता है कि नेपाल में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया है और वो पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। इसके क्या कारण हैं? इसका पहला कारण है कि नेपाल में कोई भी स्थिर सरकार अब तक नहीं बन पाई और किसी भी सरकार का कार्यकाल 3 साल से ज़्यादा का नहीं रह पाया है। अगर हम पिछले 16 और 17 सालों का ये लोकतंत्र के समय को देखें तो 13 प्रधानमंत्री नेपाल में बने हैं। उसमें पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सिर्फ 280 दिन ही ये प्रधानमंत्री रह पाए थे। उसके बाद माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इनका कार्यकाल 1 साल 257 दिन ही रहा। उसके बाद सालानाथ खनाल वहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे, जो 204 दिन प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद बापूराम भट्टई प्रधानमंत्री बने थे, 1 साल 197 दिन प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद खिलराज रेग्मी प्रधानमंत्री बने थे, 334 दिन का इनका कार्यकाल है। सुशील कुमार कोइराला 1 साल 243 दिन रहे। केपी शर्मा ओली 297 दिन रहे। उसके बाद प्रचंड फिर से प्रधानमंत्री बने तो 307 दिन ये प्रधानमंत्री रह पाए दूसरे कार्यकाल में। शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने, 253 दिन रहे। केपी शर्मा ओली 3 साल 88 दिन प्रधानमंत्री रहे। ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के, इनके नाम रिकॉर्ड है 3 साल 88 दिन का। उसके बाद शेर बहादुर देउबा बने, 1 साल 166 दिन प्रधानमंत्री रहे। फिर प्रचंड बने, 1 साल 200 दिन रहे। उसके बाद केपी शर्मा ओली भी प्रधानमंत्री हैं तो 255 दिन इनका कार्यकाल वहाँ पर रहा है। तो ऐसे में 17 साल में 13 प्रधानमंत्री बने और एक प्रधानमंत्री का एवरेज कार्यकाल 1 साल 3 महीने के करीब रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। और इस 16 साल के जो अवधि में 10 सरकारें वहाँ पर बनी हैं। तो 10 सरकारें बनी, ये किन दलों की सरकारें बनी? देखिए, वहाँ पर 3 प्रमुख पार्टियाँ हैं। नेपाली कांग्रेस हैं, सीपीएन यूएमएल है और सीपीएन माओवादी है। तो ये 3 दल हैं और अक्सर ये होता है कि 3 में से 2 पार्टियाँ कोई सरकार बना लेती हैं और उसके बाद फिर सरकार गिरा देती हैं। कारण जो भी हो, इनके जो राजनीतिक हित इनके कारण हैं, जो राजनीतिक हित इनके आपस में टकराते हैं तो फिर सरकार गिर जाती है। लेकिन ये जो एक्सपर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि इन 16-17 सालों में, जो लोकतंत्र के 16-17 साल नेपाल में गुजरे हैं, 2008 से लेकर 2025 तक, 4 ऐसे कारण हैं, मैं कहूँगा कि 5 ऐसे कारण हैं जिससे लोगों का लोकतंत्र से मोह भंग हो गया। पहला कारण है कि कोई स्थिर सरकार वहाँ पर नहीं बनती, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार सरकारें बदलती हैं, बार बार प्रधानमंत्री बदलता है। तो इससे लोग खपा हो गए। इसका जो खर्च का बर्डन लोगों पर ज़्यादा बढ़ने लग गया, सरकार पे ज़्यादा बढ़ने लग गया। उससे डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो पाए और जो सरकार का खर्च है वो बढ़ता गया। पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि जो भी दल की सरकार वहाँ पर बनी है उसको भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही, उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कि दूसरा बड़ा कारण है कि लोगों का लोकतंत्र से मोह भंग हो गया नेपाल में। तीसरा बड़ा कारण है कि जो भी सरकार में आया वो भाई भतीजावाद में इतना लिप्त रहा, परिवारवाद में इतना लिप्त रहा कि वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने में, अपने परिवार के लोगों को उच्च पदों पर बिठाने में जो भाई भतीजावाद, परिवारवाद की चीज़ें होती हैं वो सबसे ज़्यादा हुई इन लोकतंत्र के कार्यकाल के दौरान। तो ये तीसरा बड़ा कारण है। चौथा बड़ा कारण है कि जो सरकार रही
जितने भी समय रही, वो 1 साल रही, 2 साल रही, 3 साल रही, उसके शासन को लोगों ने कुशासन माना। वो शासन था ही नहीं, कुशासन था, अव्यवस्था था। राजा जो मतलब जो प्रधानमंत्री थे, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, वो अपने आप में मस्त रहते थे, पैसा कमाने मस्त रहते थे, और नतीजा ये हुआ कि देश में एक कुशासन का दौर चलते रहा, और वो दौर लगातार चलते रहा, लोग उससे आजिज हो गए। तो 4 कारण तो ये हैं। 5वां जो बड़ा कारण है, जो अब भी दिखाई दे रहा है, और वो फिर से राजशाही की तरफ बढ़ने की ओर मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, या उसकी ओर जोर दे रहा है। वो कारण यह है कि दरअसल 2008 में वहाँ पर राजशाही तो खत्म हो गई, लेकिन आबादी के एक बड़े वर्ग में राजशाही को लेकर सम्मान बना रहा, निष्ठा बनी रही। वो तबका ये महसूस करता है कि लोकतंत्र आने से नेपाल में जो उसकी संस्कृति थी, उस देश की, जो उस हिंदू राष्ट्र की संस्कृति थी, वो संस्कृति तबाह हो गई, वो संस्कृति नष्ट हो गई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां सरकार में रही ज़्यादातर, तो वो कम्युनिस्ट पार्टियों ने उनकी संस्कृति को नष्ट किया। इसलिए वो लोग इस बार से फिर से मांग कर रहे हैं कि राजशाही वहाँ पर स्थापित हो और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्वरूप बर्दाश्त नहीं है, और वो चाहते हैं कि फिर से नेपाल में राजशाही हो और वो हिंदू राष्ट्र बने। तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहते हुए नेपाल में उसके स्वरूप में, जब पिछले 15-16 साल में उसका जो स्वरूप रहा है, उसमें नेपाल की संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति थी उसकी रक्षा नहीं की गई, उसकी रक्षा नहीं हो पाई। इसलिए राजशाही के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की मांग भी वहाँ पर जोर पकड़ने लग गई है। ये 5 बड़े कारण हैं। लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि जो सरकारें वहाँ पर बनी, पहले राजशाही थी, राजशाही स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, लेकिन जो ये चुनी हुई सरकारें बनी, ये सारी सरकारें चीन की गोद में जाकर बैठ गई। ये भी नाराजगी की एक वजह है, और भारत के साथ उन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए। जबकि भारत ऐतिहासिक रूप से नेपाल का सहयोगी रहा है, भारत की जो पड़ोसी फर्स्ट की नीति है उसमें मददगार रहा है। नेपाल के लोग भारत में रोजगार करते हैं, भारत में काम करते हैं, भारत में नौकरी करते हैं, भारत की फौज में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। 30,000 से ज़्यादा जवान गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के हैं। 30-35 हज़ार, करीब 6 लाख वहाँ पर गोरखा के पेंशनर हैं, जिनको 30 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया हर साल पेंशन जाती है। तो ऐसे में नेपाल के लोगों को लगता है कि भारत उनका स्वाभाविक रूप से एक साझेदार है, स्वाभाविक रूप से मददगार है, एक पुराना मित्र है। उससे उन सरकारों ने अपने संबंध खराब किए लगातार, जो चुनी हुई सरकारें थीं, और वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए चीन की गोद में जाकर बैठ गए। तो ये भी एक कारण है कि वहाँ पर लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास उठ गया है। अब क्या होने जा रहा है नेपाल में? देखिए, इस बात को समझना होगा कि जो नेपाल में आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जेन्युइन है या राजनीतिक रूप से प्रायोजित है। देखिए, जो अभी तक के आंकड़े बताते हैं या विश्लेषण बता रहे हैं कि ये आवाज़ें लोकतंत्र के फेल होने के बाद उठी हैं, ये जेन्युइन है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, और ये जो एक है जनता की आवाज़ है, तो इसको दबाना वहाँ की सरकार के लिए आसान नहीं होगा, और देर सवेर नेपाल को राजशाही पर लौटना पड़ सकता है, या फिर कोई ऐसा परिवर्तन करना पड़ सकता है जिससे कि वहाँ पर इन चीज़ों को रोका जा सके। मुझे लगता है कि अभी उसका कोई रास्ता दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब राजशाही पर वापस लौटेगा नहीं लौटेगा ये समय बताएगा, लेकिन स्थिति चिंताजनक है, और आवाज़ जनता के भीतर से उठ के आ रही है। यहाँ एक प्रश्न और भी उठता है कि अगर नेपाल में राजशाही स्थापित होती है, राजा का शासन फिर से स्थापित होता है, नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेन्द्र थे, तो वो उनके खिलाफ जनता ने प्रदर्शन किया था, क्योंकि नेपाल में राजशाही के खिलाफ भी बहुत लंबे समय से प्रदर्शन होते रहे, और आखिरी प्रदर्शन 2006 या 7 के दौरान हुआ था। उसके बाद वहाँ से राजशाही हटा दी गई थी और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण है कि अगर वहाँ पर राजशाही स्थापित होती है तो भारत के लिए लोकतंत्र वहाँ पर सही था, या भारत के लिए जो आने वाली राजशाही है वो सही होगी। देखिए, अगर पिछला हम रिकॉर्ड देखें तो जो राजशाही वहाँ पर थी, झुकाव उसका भी चीन की तरफ था, लेकिन भारत की तरफ से भी था। उसने भारत से संबंधों को अच्छा बना कर रखा हुआ था बनिस्बत की जो अभी लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ की। अगर 2008 के बाद देखें और पिछले 1-1.5 दशक में नेपाल के साथ भारत के संबंधों में गिरावट आई है, और वो संबंध खराब हुए हैं। खराब इसलिए हुए, नेपाल में जो सरकारें आती हैं वो चीन की तरफ ज़्यादा झुक गई, और भारत के खिलाफ उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। चाहे वो सीमा का मामला हो, चाहे वो अग्निवीर योजना का मामला हो, चाहे वो कोसी में बाढ़ का मामला हो, तो उन्होंने भारत के साथ टकराहट मोल लेने की कोशिश की है, जबकि भारत नेपाल के हर बात को सुनने को तैयार था।
भारत क्योंकि बड़ा राष्ट्र है, नेपाल छोटा राष्ट्र है, तो भारत की नीति रही है कि भाई तुम्हारे पड़ोसी हो, छोटे पड़ोसी है, जो भी तुम्हारी कंसर्न है हम उसको समाधान करने तैयार हैं। तो ऐसे में उसमें विवाद क्रिएट करना ये दिखाता है कि वो किसी दूसरे के इशारे पर काम कर रहा है, जबकि भारत उसकी कंसर्न को वैसे ही सुनने को तैयार है। तो ऐसे में राजशाही के साथ हल्की तलखी थी, लेकिन ओवरऑल संबंध भारत के राजशाही के साथ बहुत अच्छे रहे थे। लोकतंत्र की बहाली हुई तो भारत ने उसका स्वागत किया, तो भारत को लगा कि नेपाल के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ करना आसान होगा और मजबूत बनाया जा सकेगा, स्थितियां और बेहतर होंगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ, जो भी सरकारें वहाँ बनती थी वो चीन के साथ ज़्यादा रहती थी, तो संबंधों में तलखी आई, काला पानी का विवाद हुआ, अग्निवीर योजना में नेपाल ने अपने जवान लड़कों को भेजने से मना कर दिया। तो आज सेना में भारतीय गोरखा भर्ती हो रहे हैं, उनकी जगह पे नेपाली गोरखाओं की एंट्री बंद हो गई है। नुकसान किसका हुआ? नेपाल का हुआ। हजारों युवाओं को नेपाल की भारतीय फौज में ग्रुप A1 क्लास की नौकरी मिलती थी, बहुत शानदार नौकरी मिलती थी, वो खत्म हो गई। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसले की वजह से, वहाँ की सरकार के एक राजनीतिक फैसले की वजह से, जबकि लोग शामिल होना चाहते हैं। सेना की नौकरी को कौन छोड़ना चाहता है आजकल? सबसे बेहतर नौकरी आज सेना की है, जितनी सुविधाएं हैं, जितनी फैसिलिटी है, जितनी सिक्योरिटी है, वो सेना में है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, तो आज की डेट में वहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो चीन के साथ ज़्यादा झुकी हुई हैं। इसलिए राजशाही अगर बहाल होती है तो भारत को ये उम्मीद करनी चाहिए कि उसके राजशाही के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि वहाँ पर राजशाही बहाल होती है या फिर जो राजशाही को लेकर आंदोलन चल रहा है उसको कुचल दिया जाता है। और ये भी देखना होगा कि अगर राजशाही बहाल होती है तो क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलेगा या स्वरूप उसका जो अभी है धर्मनिरपेक्षता का वही रहेगा। मेरे विचार से अगर राजशाही बहाल होती है तो हिंदू राष्ट्र का स्वरूप भी उसका बहाल होगा और ये भारत के लिए एक बेहद अच्छी स्थिति होगी। बदली परिस्थितियों में 2008 से पहले की स्थिति अलग थी और आज की स्थिति अलग है। तो ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि भारत और नेपाल के रिश्ते अगर राजशाही भी होती है तो पहले से बेहतर होंगे और ये जो लोकतांत्रिक सरकारों दौर था उससे तो बेहतर होंगे ही। तो ये जानकारी और ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।